वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए, हम एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ चुके थे, ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्लार्क हल का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। क्लार्क हल की थीरीज किससे जुड़ती है, इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया, ये भी लर्निंग के यूनिट का ही एक भाग है। क्लार्क हल से हर बार चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डिटेल में पूछा जाता है, क्योंकि ये जैविक आवश्यकताओं से जुड़ता हुआ सिद्धांत दिया है। मैस्लो का सिद्धांत भी क्या है, नीड की पूर्ति के लिए है। तो दोनों की कंफ्यूजन दूर करते हुए यहाँ समझेंगे कि मैस्लो क्या बताते हैं। मैस्लो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है सीटेट के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लार्क हल क्या है, क्लार्क हल है ये एचटेट में स्पेशली पूछा जाता है। अदर एग्जाम, टीचिंग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न रहता है, तो क्लार्क हल की थ्योरी एचटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों लेवल टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में क्लार्क हल का सिद्धांत कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लार्क हल क्या है, क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, और पुनर्बलन के सिद्धांत को रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं, और अलग अलग 3-4 नाम और है। सबलीकरण का सिद्धांत भी बोला जाता है। देखो, ध्यान से देखो, क्लार्क हल है, क्लार्क हल ने किस चीज का सिद्धांत दिया भी, पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी, और इनके सिद्धांत को सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत बोला जाता है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत बोला जाता है क्लार्क हल के। यानी क्लार्क हल के सिद्धांत के 4 नाम हो गए बेसिकली, रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया, सबलीकरण का, चालक न्यूनता का हो गया, और आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत हो गया। चारों के चारों नाम आपको याद रखने होंगे। और एक इसी तरह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सिद्धांत जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, एक होता है आवश्यकता पूर्ति का जो सिद्धांत है वो जुड़ता है क्लार्क हल से जुड़ेगा, और एक है आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो का है, जिन्होंने हायरार्की दी थी कि अगर हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे तो नेक्स्ट हम नहीं जा सकते, जो निम्न से उच्च स्तर की ओर जाता है। इन्होंने एक हायरार्की दे रखी है, और मैस्लो का सिद्धांत है वो मैंने करवा भी रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैस्लो के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक यानी सीक्वेंस में चलने वाला जो सिद्धांत है वो मैस्लो ने दिया है, और ओनली आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत पूछा जाए आपने, वो क्लार्क हल ने दिया है। वैसे इनके जो सिद्धांत को है पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट की थ्योरी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, और अलग नाम दे दिया जाता है, तो वहाँ आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए, सबलीकरण, चालक न्यूनता का सिद्धांत और आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, ये व्यवहारवादी विचारक है, और व्यवहारवादी विचारक है तो इन्होंने बिहेवियर पर ही क्या है बुक लिखी है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत बताया है। भाई क्या बताया है, किसने बताया है, स्किनर ने अपने कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा पुनर्बलन का इस्तेमाल किया। आंशिक पुनर्बलन है, अंतराल का है, रेशियो में है, कैसे दिया जाना चाहिए। और लेकिन इसके अलावा स्किनर क्या कहते हैं कि अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या है सबसे बेस्ट थ्योरी है क्लार्क हल की, ये मानना है स्किनर का। स्किनर क्या कहते हैं, लर्निंग का जो सर्वोत्तम जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल का है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, और ये किस चीज़ से जुड़ती है आगे बात करेंगे, ठीक है। स्किनर की जो थ्योरी है वो बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ेगी, यानी क्या है, जब तक इंसान को बाहरी रूप से मोटिवेशन नहीं मिलती तब तक क्या है प्राणी सीखने के लिए तैयार नहीं होता। कौन सी थ्योरी में, स्किनर की थ्योरीज में, ठीक है। जबकि जो हल क्या कहते हैं, हल कहते हैं कि प्राणी खुद सीखने के लिए अंदर से रेडी है, वो आंतरिक मोटिवेटेड है, इंटरनल मोटिवेटेड है, इस वजह से वो लर्निंग कर पाता है। और दोनों का अलग है। स्किनर का सिद्धांत बाहरी प्रेरणा से जुड़ेगा, जब तक बाहरी मोटिवेशन नहीं दी जाएगी प्राणी अधिगम नहीं कर पाएगा। उसी के विपरीत है क्लार्क हल का सिद्धांत। हल ने सीखने के लिए क्या कहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जरूरी है, इंसान आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होना चाहिए, तभी वो लर्निंग कर पाएगा।
और इन्होंने फिर क्या किया, स्किनर ने हल के सिद्धांत को सर्वोत्तम बता दिया और इन्होंने जो हल ने जो बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक है, यानी व्यवहार के सिद्धांत, किस तरह का व्यवहार करेंगे हम, व्यवहार के क्या सिद्धांत है, लिखी इन्होंने 1943 में लिखी, 1943 में। लेकिन फिर सेकंड एडिशन आया इनका, उसमें कुछ चेंजेस किए। ये क्या है 1952 में इन्होंने अपनी ही बुक में चेंज किया, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में सेकंड बार चेंज किया 1952 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, सीधा नाम दे दिया जाएगा और पूछी जाएगी आपसे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट की ये बुक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। जो इम्पोर्टेंट है, वैसे बहुत सारी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ मैं आपको। 1993 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लिखी। फिर दोबारा क्या है, इन्होंने सेकंड एडिशन में क्या है, चेंज किया। ये चेंज करने के बाद कब इन्होंने पुनः प्रकाशित की, 1952 में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, जो स्किनर की थ्योरी है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ती है, जबकि हल ने सीखने के लिए क्या कहा है कि जो आवश्यकता की जो पूर्ति है, आवश्यकता पूर्ति को महत्व दिया और कौन सी आवश्यकता हमारी पूरी होनी चाहिए, इन्होंने जैविक आवश्यकताओं को इम्पोर्टेंट माना। यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो फिजिकल नीड है वो पूरी हो जाए और उसको पूरी होने के बाद उन नीड्स की पूर्ति होने के बाद क्या है, प्राणी संतुलन की कंडीशन में आ जाता है। और इनकी जो थ्योरी है ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब देखो भाई, इन्होंने क्या किया, 17 एक्सपेरिमेंट किए क्लार्क हल ने, जो चूहों पर किए। इन्होंने बेसिकली 17 एक्सपेरिमेंट चूहों पर किए गए और इनके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के आधार पर गणितीय संक्रियाएं प्रस्तुत की क्लार्क हल ने, ठीक है, मैथ से जोड़ा है इन्होंने, गणितीय संक्रियाएं प्रस्तुत की है क्लार्क हल ने। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक प्राणी है, जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, उन्हें मोटिवेशन मिली। और मोटिवेशन कौन से वाली मिली, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है, खुद आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है बच्चा, ठीक है, कोई भी प्राणी है, बच्चा है। फिर क्या है, उसे नीड होती है। नीड कौन सी, नीड एक बार इधर देखो, नीड अगर उसे पानी की नीड है, शरीर मांग रहा है पानी, तो क्या है, ड्राइव है। ड्राइव क्या रहेगी, उसकी प्यास। और प्यास क्या है, बच्चे को इंसेंटिव देगी, ठीक है, बच्चा क्रिया करने के लिए आगे अग्रसर रहेगा। और जितना फोर्स देगी, ठीक है, ड्राइव जितना फोर्स लगाएगी, जितनी हमें तेज प्यास लगी होगी, उतनी ही जल्दी हम संतुलन की प्राप्ति करेंगे, पानी पी के प्यास बुझा लेंगे। तो चलिए सीक्वेंस में चलती है। बच्चा क्या है, मोटिवेशन मिल रही है बच्चे को आंतरिक रूप से कि उसे प्यास लगी है, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी। ये नहीं कि धक्के से कि बच्चे को प्यास लगी है, नहीं लगी तो हम धक्के से पानी नहीं पिला सकते, तो वो आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेटेड है। ये नहीं कि आपको प्यास लगी है तो पानी पी लो, धक्का नहीं होता बच्चे के साथ, ठीक है, ये आंतरिक रूप से इंटरनल मोटिवेटेड है, ठीक है। इसी तरह अगर बच्चा भूखा है तो उसे खाना खाना ही पड़ेगा, उसे बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको भूख लगी है आप खाना खा लो, ऐसा नहीं होता। तो मोटिवेशन मिली बच्चे को खुद से ही और उसे नीड हुई। नीड भी कौन सी टाइप की, इनका जो कंसेप्ट है वो जैविक क्रियाओं से जुड़ता है। और जैविक में क्या क्या चीज़ें आएगी, या तो शारीरिक चीज़ें जुड़ेगी, भूख लगी होगी बच्चे को, या प्यास लगी होगी, या नींद आ रही होगी, या काम वासना के लिए बच्चा प्रेरित होगा। दूसरी नीड है, दूसरी 2 प्रकार की नीड होती है, जबकि क्लार्क हल का सिद्धांत ओनली जैविक आवश्यकताओं से जुड़ता है। इन्होंने सामाजिक आवश्यकताओं की यहाँ बात नहीं की। सामाजिक में क्या आएगा, समान प्राप्ति की। बच्चा क्या है, समान चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, एक ओहदा चाहता है अपना कि समाज में मेरी वैल्यू हो। इसके बारे में बातचीत नहीं की क्लार्क हल ने सिर्फ जैविक आवश्यकताओं की बात की है, जिसमें 4 चीज़ें आ जाएगी, भूख, प्यास, नींद और काम। और 3 चीज़ें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो जीवन का गुजारा ही नहीं हो सकता, भूख, प्यास, नींद। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ऐसी कौन सी जैविक आवश्यकताएं हैं जिसके बिना जीवन संभव है, तो काम वासना जो है उसके बिना जीवन संभव है। ये चाहे जीवन में ना भी की जाए तो भी हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन भूख, प्यास और नींद पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इनके बिना, इन जैविक
आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो जैविक आवश्यकताएं हैं, जैविक आवश्यकताएं हो गई हमारी भूख, प्यास, नींद और काम वासना। और सामाजिक की बात नहीं की इन्होंने। फिर क्या है, नीड के बाद क्या है, नीड हुई हमें प्यास लगी, और ड्राइव क्या है, नीड है हमें पानी की, ड्राइव क्या है, प्यास। जितनी हमें तेज प्यास लगेगी, ज़बरदस्त प्यास लगेगी, हम उतना ही फोर्स लगाएंगे अपनी संतुष्टि चाहने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, फिर आएगा इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि जैसे ही हमने पानी पिया, हमारे जो प्यास की है, प्यास की कमी आ गई। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या है, चालक न्यूनता का सिद्धांत बोला गया है। कि जो चालक है, ड्राइव है, ठीक है, जो हमारी प्यास थी पानी पीते ही बुझ गई, ठीक है। और इसके कारण क्या है, जो हमारा जो ड्राइव है वो न्यून हो गया। और जैसे ही जो ड्राइव न्यून हो गया तो बच्चे ने, प्राणी ने अधिगम कर लिया, सीख लिया कि इस तरह से क्या है हम लर्निंग कर सकते हैं। ये बात की है क्लार्क हल ने। तो ये सीक्वेंस में चलेगी ये चीज़ें। मोटिवेशन मिलेगी, इंटरनल मोटिवेशन मिलते ही शरीर ने जैसे ही जो चीज़ें मांगी, भूख, प्यास, नींद, तो क्या है हमें नीड हुई, आवश्यकता हुई। और आवश्यकता के बाद क्या है, हमें ड्राइव, ठीक है। ड्राइव जितना बलशाली होगा, हम उतनी ही जल्दी अपनी चीज़ों की पूर्ति प्राप्त करेंगे। फिर क्या है, इंसेंटिव होता है मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। जितना प्रोत्साहन मिला, बच्चा खुद क्रिया की बच्चे ने और पानी तक पहुंच गया, ठीक है। प्रोत्साहन मिलते ही क्या है, इंसेंटिव मिलते ही बच्चे की जो प्यास है वो बुझ जाती है और उसको, बच्चे को क्या है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसी तरह नीड कुछ भी हो सकती है, भूख, प्यास, नींद, ठीक है। ड्राइव रहेगी, अगर भूख है हमारी, ड्राइव रहेगी, ठीक है। भूख ड्राइव रहेगी, नीड होगा हमारा भोजन। इसी तरह आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सीक्वेंस यही चलेगा, मोटिवेशन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। और दो तरह की नीड होती है, एक होती है जैविक बायोलॉजिकल, जो शरीर को चाहिए ही चाहिए। एक होती है सामाजिक, इसे समाज में चाहे हमें ना भी मिले तो भी जीवन संभव होता है, चाहे हम प्रतिष्ठा के पद पर हो या ना हो, लेकिन हर कोई चाहता है सम्मान, ठीक है। समाज में, सोसाइटी में रहकर सम्मान प्राप्ति की इच्छा होती है। अब चलो भाई, संतुलन की स्थिति में जैविक आवश्यकताएं हैं जो हमारी संतुष्ट रहती है, सेटिस्फाई रहती है। जैसे ही बच्चे ने पानी पिया, प्यास बुझ गई, तो बच्चे की जो जैविक आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट हो गई। और संतुष्ट होते ही क्या है, बच्चा संतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह इसके एक विपरीत कंडीशन बनती है। जिस तरह बच्चे को प्यास लगी, ज़बरदस्त प्यास लगी, तो जैसे ही बच्चे को नीड हुई, पानी की नीड हुई, तो बच्चा असंतुलन की कंडीशन में आ गया। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, उसे पानी नहीं मिल जाता, बच्चा असंतुलन की स्थिति में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चे के प्यास की प्राप्ति हो गई, पानी पी लिया, बच्चा क्या है, संतुलन में आ गया। इसी तरह, ठीक है। फिर क्या है, जब जैविक नीड संतुष्टि देती है ना, जो जैविक नीड बच्चे को संतुष्टि, पानी पीते ही बच्चे को संतुष्टि आ गई, तो जैविक नीड संतुष्टि देती है, तो प्राणी क्या है, बार बार उन अनुक्रियाओं को दोहराता है। देखो, रिपीट करता है बार बार उन अनुक्रियाओं को, कि प्यास लगी, बच्चे ने पानी पिया, संतुष्टि मिल गई, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उन रिस्पॉन्सेज को, उन अनुक्रियाओं को बार बार दोहराएगा, रिपीट करेगा, ठीक है। ये कहना है क्लार्क हल का। फिर आ जाओ भाई, इसके बाद क्या है, चालक हो गया। चालक यानी हमें एक्टिव मोड में कौन रखता है, भूख लगी है तो क्या है, हम खाना ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर की नीड है। तो चालक है, चालक को ही ड्राइव बोला जाता है। इसे प्रणोदन या अंतर्नोद या प्रबलन भी बोला जाता है। जैसे ही बच्चे को, प्राणी को भूख लगी, तो उसने क्या किया, क्रिया किस लिए की, भोजन को ढूंढा, भोजन के लिए क्रिया की। और जैसे ही भोजन किया, बच्चे ने संतुलन की प्राप्ति हो गई, ठीक है। ये सीक्वेंस में है। ये इसी तरह है, मोटिवेशन है, ये इन्हीं को क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा गया है, ठीक है। जिस तरह यहाँ हमने पानी की बात की, उसी तरह ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चे को भूख लगी तो बच्चे ने क्रिया की, किस लिए, भोजन के लिए। और जैसे ही बच्चे ने भोजन किया, बच्चे को संतुलन की प्राप्ति हो गई। सेम यही प्रोसेस है, मोटिवेशन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर क्यों बच्चा चालक ड्राइव
ड्राइव मोड में बच्चा क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि भूख है, उसे भूख लगी है, तो बच्चे में ऊर्जा की कमी होगी, और ऊर्जा की कमी होते ही बच्चे ने प्रोसेस शुरू कर दी, अनुक्रिया शुरू कर दी, और जैसे ही भोजन मिल गया बच्चे को संतुलन की प्राप्ति हो गई। इन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या है, जितना फोर्स, ड्राइव जितना भी एक्टिव होगा, ड्राइव जितना फोर्स लगाएगा, अगर तेज प्यास है तो बच्चा क्या है उस चीज़ को करने के लिए जल्दी तत्पर होगा, रेडी होगा। अगर मीडियम सी प्यास है कि चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद भी पानी मिलता है तो भी हम काम चला लेंगे, तो जितना ड्राइव एक्टिव होगा उतना ही एक्टिव हमारा प्राणी होगा। जितना तेज, जितना फोर्स लगाएगा ड्राइव, उतनी ही जल्दी हमें संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ये कहना है क्लार्क हल का। उसके बाद क्या है, इनकी जो सिद्धांत है वो जुड़ता है परिकल्पित निगमनात्मक विधि से, या SOR थ्योरी भी बोला जाता है। S का मतलब स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस, O से ऑर्गेनिज्म और R से रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो सूत्र है ये वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था भाई? वुडवर्थ ने दिया था, लेकिन अप्लाई किन्होंने किया? अप्लाई किया क्लार्क हल ने। परिकल्पित निगमनात्मक विधि, यानी इसमें बच्चा क्या है, पहले हाइपोथेसिस बनाएगा कि मैं प्यास लगी है तो मैं ये क्रिया करूँगा तो क्या है, मेरी जो प्यास है वो शांत हो जाएगी। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, ये सूत्र दिया था वुडवर्थ ने, आप लिख लेना, ठीक है, डिटेल में। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स वुडवर्थ ने सूत्र दिया, लेकिन अपने सिद्धांत में अप्लाई करने वाले क्लार्क हल रहेंगे। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक विधि से जुड़ेगी। निगमनात्मक विधि में क्या होता है, यहाँ पहले रूल्स समझे जाते हैं, रूल्स टू एग्जाम्पल चलते हैं हम पहले। बच्चा रूल्स जानेगा कि प्यास को बुझानी है तो पानी पीना ही पड़ेगा उसे। ये नहीं कि बच्चा पहले एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि पानी पी लिया हाँ तो मेरी प्यास शांत हो गई, ऐसा नहीं होता। बच्चे को पहले रूल पता है कि प्यास लगी है तो पानी ही पीना है, अगर भूख लगी है तो खाना ही खाना है, पहले रूल्स पता है बच्चे को। और फिर वो एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल है, वो जो भी उसको चीज़ें पसंद है उसके हिसाब से अपनी भूख मिटा सकता है, ठीक है। तो रूल्स बच्चे को पहले बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल, रूल्स टू एग्जाम्पल चलते हैं क्लार्क हल के थ्योरी में। अब देखो वुडवर्थ ने ये सूत्र दिया SOR, अब दिया SR थ्योरी होती दी है थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दी है ये, यहाँ लिख लेना साथ के साथ। एक मिनट, विजिबल है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। SR जो थ्योरी दी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। CS दी है कंडीशन, और जो नहीं CS नहीं है, CR दी है पावलोव ने, ठीक है, ये कंडीशन वाली है, कंडीशन से जुड़ेगी। और RS दी है स्किनर ने, ठीक है, RS जो थ्योरी है वो स्किनर की है, लिख लो चारों यहाँ इसलिए बताइए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। SOR है क्लार्क हल की स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया। SR होगी थॉर्नडाइक की, CR ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्सिव थ्योरी रहेगी पावलोव की, और RS रहेगी स्किनर की, ठीक है। चारों को इकट्ठा लिख लो ताकि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। SR थॉर्नडाइक, CR पावलोव, RS स्किनर, और SOR सूत्र दिया वुडवर्थ ने, यूज किया, अप्लाई किया क्लार्क हल ने। तो अब चलो भाई, अब इतनी चारों थ्योरीज यहाँ साथ में ही बता दी ताकि ये पूछी जाती है कई बार, ऐसे मैच द कॉलम दे देगा कि आपको चारों कंडीशन लिखी दिखाई देगी कि बताइए कौन सी जो थ्योरी है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट की देन है। SR थॉर्नडाइक, CR पावलोव ये कंडीशन है, ये स्टिमुलस रहेगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स पावलोव, और RS रिस्पॉन्स स्टिमुलस स्किनर, ठीक है। SOR ये होगा स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रहेगा, इस O से बनेगा ऑर्गेनिज्म, लिख लेना भाई ऑर्गेनिज्म, यहाँ स्पेस नहीं है मैंने बोल दिया, आप लिख लेना, ठीक है। फिर क्या है, जितना बल लगेगा चालक उतना ही प्रभावी होगा, ठीक है, यानी ड्राइव जितना बल लगा रहा है कि प्यास बुझानी ही बुझानी है, तो जितना बल लगेगा चालक उतना ही प्रभावी होगा, ज़्यादा क्रिया करेगा, ठीक है, प्राणी ज़्यादा क्रिया करेगा। और फोर्स कम होगा तो आवश्यकता की पूर्ति जल्दी पूरी नहीं होगी। कि प्यास मीडियम लगी है तो बच्चा आधे घंटे तक वेट कर लेगा, लेकिन ज़बरदस्त प्यास लगी है तो वो वेट नहीं कर पाएगा। इस कारण से क्या है, फोर्स कम तो आवश्यकता की पूर्ति जल्दी नहीं होगी। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना जल्दी ही बच्चा क्या है अपने नीड की पूर्ति पूरी करेगा। और इनके सिद्धांत को एक बोला जाता है
होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो शरीर को, ठीक है, शरीर को चाहिए ही चाहिए, भोजन है, पानी है, वो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना क्या है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। जिस तरह एक नॉर्मल जो ह्यूमन है उसको टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर सेल्सियस में मापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस पैमाना हमें चाहिए ही चाहिए। फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है, केल्विन में भी होता है, 310 डिग्री केल्विन का पैमाना होता है। तो इस तरह से क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होना ही चाहिए। जिस तरह हमें स्वस्थ रहना है तो उस तरह ही इनकी जो थ्योरी है वो जुड़ती है होम्योस्टेसिस, यानी जब तक हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, जब तक चालक न्यून नहीं हो जाता, तब तक क्या है, कोई भी प्राणी अधिगम नहीं कर सकता। ये कहना है क्लार्क हल का, ठीक है। इनकी थ्योरी जुड़ेगी होम्योस्टेसिस। कई बार पूछा जाता है होम्योस्टेसिस, एक हो गया परिकल्पनात्मक निगमनात्मक विधि और एक हो गया SOR। तीनों की तीनों ये टर्म्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्लार्क हल की थ्योरी से जुड़ती है। और एक ये पैटर्न याद रखना भी, मोटिवेशन के बाद नीड आएगी, फिर ड्राइव और फिर इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन, ठीक है, प्यास बुझ गई, बच्चे को पानी मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, प्रोत्साहन मिला तो वो बार बार उन अनुक्रियाओं को दोहराता रहेगा, ठीक है। अब क्लार्क हल का सिद्धांत है हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। जितना फोर्स लगेगा उतनी ही जल्दी हमारी नीड की प्राप्ति होगी। इसके बाद है कर्ट लेविन का सिद्धांत है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस और ये परिकल्पित निगमनात्मक विधि और SOR, तीनों की तीनों टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिस, ठीक है। और SR थोंडाइक है, CR पावलोव है, RS स्किनर है। चारों के साथ ही लिख लो नोट्स बना के, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लार्क हल का सिद्धांत है समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ डेली रात 8 बजे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।